देखो सर, सबसे पहले आपको ये नीति समझनी पड़ेगी कि बाजार की स्थितियां इस वक्त नाजुक है और वो है ट्रम्प की स्थितियों के साथ। उन्होंने जिस तरीके से जो निर्यात है उसको 9 लाख करोड़ तक का निर्यात 2030 तक का लक्ष्य है और 3 लाख करोड़ तक का हिसाब किताब। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की। यस बैंक ने किसके खिलाफ जो दिवालिया याचिका लगा रही थी उसको उसने वापस ले लिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। भारत के अंदर जिस तरीके से ट्रम्प का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि बाजार की स्थितियों में वो आपको देखने लायक बन रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के दौरान आपको पता लगेगा जो कपड़ा व्यापार है, यानी कि टेक्सटाइल का जो हमारे यहाँ का बिजनेस है, वो किस तरीके से इस जो सुलूक की स्थितियाँ हैं उससे इफ़ेक्ट पड़ा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के उपभोक्ताओं से कितना पैसा वसूलने की बात हो रही है उसके बारे में, जो बिजली का बिल है उसके बारे में, चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। देखो सर, सबसे पहले आपको ये नीति समझनी पड़ेगी कि बाजार की स्थितियां इस वक्त नाजुक है और वो है ट्रम्प की स्थितियों के साथ। उन्होंने जिस तरीके से 50% की स्थितियां भारत के अंदर अपनी उजागर की हैं टैरिफ के लिए, है ना। आप इसको बिल्कुल गंभीर समझ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन भविष्य के लिए इसको आपको भारत की नीतियों के साथ देखना चाहिए कि भारत किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए तैयार होता जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो सर, बरसात अगर लगातार हो रही है तो भीगने का डर लगातार है। बरसात के इफ़ेक्ट आपको पता है पहाड़ों की तरफ कितने पड़ रहे हैं। वो इतनी जो दुर्घटनाएं वहाँ हो रही है वो किस वजह से हो रही है कि बरसात हो रही है। इसी तरीके से बाजार के अंदर भी स्थितियाँ समझनी चाहिए कि जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो ट्रम्प की नीतियों के साथ हो रहे हैं। बरसात रुक जाएगी, सब कुछ सामान्य तरीक़ों से फिर से लौट जाएगा, पर कुछ जो क्षति हो जाती हैं वो कारण को आपको समझना चाहिए, वो किसी माहौल के द्वारा हुई है ना। तो हमें अपने फ्यूचर के हिसाब से चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा कि काफ़ी बाज़ार की स्थितियां नाजुक है, ये आप समझकर चलना। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि फरवरी के वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि कपड़ा जो निर्यात है उसको 9 लाख करोड़ तक का निर्यात 2030 तक का लक्ष्य है और 3 लाख करोड़ तक का हिसाब किताब जो निर्यात में टेक्सटाइल के हिसाब से हमारा बन रहा है उसको भारत ने पूरा कर लिया। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अभी 2030 आने में कम से कम 5 साल है और 5 साल के अंदर आज आपको निर्यात की स्थितियों के अंदर जो ट्रम्प की स्थितियाँ बनी पड़ी है उससे इफेक्ट टेक्सटाइल के अंदर पड़ा है। पर देश प्रगति कर रहा है, यहाँ की कंपनियाँ बहुत प्रगति कर रही हैं, पर ये सुलूक के हिसाब से चीज़ों के साथ है ना। अब कोई भी अपना अच्छा रिजल्ट दे दे, कुछ दे दे, पर वो नीतियाँ बाजार के अंदर नहीं पड़ रही है। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने टेक्सटाइल के लिए अपनी निर्यात की स्थितियों को साफ किया है कि 9 लाख करोड़ रुपए तक की 2030 तक के हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो वो 5 साल की नीतियाँ हैं और इस वक्त आपको ट्रम्प की नीतियाँ समझनी चाहिए। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्सटाइल के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो ट्रम्प की नीतियों के साथ पड़ा है। तो अगर हम न्यूज़ को समझने की कोशिश करें तो भैया एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि निर्यात के लिए 10 अरब डॉलर का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल परिधान आयात का लगभग 6% हिस्सा होगा, जो अमेरिका के 80 बिलियन डॉलर के आयात बिल से लगभग 4.8 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर होगा, जो भारत के समग्र परिधान निर्यात का करीब 33% होगा। ये आप समझ कर चलना। देश से आयाती वस्तुओं पर सर्वाधिक 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पिछले कुछ सत्रों में दलाल स्ट्रीट पर भारतीय कपड़ा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि वैश्विक खुदरा दिग्गज कंपनियां उस शुल्कों से बचने के लिए अन्य एशियाई देशों में अपना आयात हस्तांतरित कर सकती हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई अगर अमेरिका की तरफ हम स्थितियां नहीं देख रहे हैं तो हम और अपने एशिया की तरफ भी अपनी स्थितियों को बढ़ावा दे सकते हैं आयात की तरफ। तो ये आप समझ कर चलना। चिंता की बात यह है कि भारत पर लगाया गया टैरिफ अन्य एशियाई देशों से जैसे वियतनाम में 20%, इंडोनेशिया में 19% और जापान में 15% की तुलना में अधिक है।
और हम कह रहे थे भैया भारत अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका भारत का दोस्त है, पर ये स्थितियां देखिए कि इनसे भी ज़्यादा हमारे देश के ऊपर ये टैरिफ लगा चुके हैं, जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पसंदीदा सोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में, जिसका हाल के वर्षों में देश के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो 8% तक पहुंच गया है। ये आप समझकर चलना। भारत से आयात पर शुल्क बढ़ाने के अमेरिका कदम से वस्त्र एवं परिधान निर्यात उद्योग ठहर गया है। वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजॉन, TJX कंपनीज, गैप इंक और H&M सहित सभी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अपने आपूर्तिकर्ताओं से कह दिया है कि शुल्क पर तस्वीर साफ होने तक ऑर्डर ना भेजें। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब आपको पता लग गया ना, यहाँ से आपको इसलिए समझनी चाहिए कि यहाँ की जो कंपनियां हैं वो बड़ी बड़ी जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनको निर्यात करती है। अब उन कंपनियों ने भारत की कंपनियों से कहा है कि जब तक कि ये शुल्क की स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक के जो उनके दोबारा ऑर्डर हैं उसको रोक दिया जाए। तो ये आप समझ कर चलना, ये बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन स्थितियां यहाँ साफ होने के लिए भी लिखी गई है, ये आप समझ कर चलना। कंपनियां पहले से मिले ऑर्डर 27 अगस्त से पहले भेजने में जुट गई है ताकि खरीदारों पर अतिरिक्त शुल्क ना लगे। बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष MSNQS इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक ई विश्वानंदन ने कहा, खरीदारों ने हमसे कहा कि अभी कोई बिल नहीं बनाया जाए। उन्होंने ऑर्डर से जुड़ी जो भी पूछताछ थी उसे भी रोक दिया है। आयात करने वाली कंपनियों को भारत से आयात रोकने के लिए कहा गया है। तो ये आप समझकर चलना। के कपड़ों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। जनवरी से मई 2025 के दौरान भारत से अमेरिका को $4.59 अरब मूल्य के परिधान निर्यात किए गए हैं। यानी कि यहाँ से साफ साफ चीज़ तो ये भी है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका की तरफ भी भारत जो है अपनी चीज़ों को निर्यात करता है। पिछले साल जनवरी से मई की तुलना में यह आंकड़ा 13% से अधिक था। उस समय $4.05 अरब के परिधान निर्यात किए गए थे। समूचे 2025 में अमेरिका ने भारत से लगभग $10.8 अरब के वस्त्र एवं परिधान का आयात किया गया था। तो यही वो चीज़ है कि जहां $10 अरब की नीतियों के साथ खतरा मंडरा रहा है वो है टेक्सटाइल की नीतियों के साथ। तो भाई जब तक कि ये नीतियाँ चलेंगी तो तब तक कि हमें अपनी टेक्सटाइल की नीतियों को समझना है कि यहाँ की जो कंपनियाँ जो सूचीबद्ध है उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है। और वो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है जो स्थायी है, ये अस्थायी है, क्योंकि शुल्क की चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होंगी ये भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ा करता हुए कल भी मैंने आपको बताया था, अपने अच्छे शेयरों को बचाने में लगाइए। जो फ्यूचर देखता है, जो इन स्थितियों को समझता है, वो इन स्थितियों को कभी भी देखकर घबराएगा नहीं। मैं आपको बता दूं, छोटे मोटे शेयर हों, मैंने आपको पहले कहा था वो अलग नीतियां हैं, लेकिन जो जिसका वजूद निर्यात की स्थितियों के साथ तो वही कंपनी करती है जो बड़ी कंपनी हो। तो वो आप समझ कर चलना, उस स्थितियों को हमें समझना है कि ये कब तक की स्थितियां साफ होती हैं, और ये चीज़ें मैं आपको बहुत पहले से बताकर चला हूँ। अब बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक ने जी लर्न के खिलाफ दिवालिया होने के आरोप वापस लिए। बैंक ने 2023 में कंपनी के खिलाफ 468.99 करोड़ की चूक का दावा किया था और अब उसने आरोप वापस लेने का फैसला किया है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि असल ग्रुप की जो कंपनी जी लर्न है, इसकी स्थितियाँ यस बैंक के द्वारा अच्छी हो रही हैं। अपीलकर्ता यानी जेसी फ्लावर के वकील ने 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अपीलकर्ता अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और अपील वापस लेना चाहता है। तदनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपील को वापस लिया और मानकर खारिज कर दिया है। जी लर्न ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, साथ ही कोर्ट का आदेश अभी अपलोड नहीं किया गया। ये आप समझ कर चलना। मूल रूप से राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण मुंबई NCLT ने जी लर्न लिमिटेड को स्वीकार करने और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने NCLT के आदेश के विरुद्ध जी लर्न के निलंबित निदेशक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था। यस बैंक की अपील NCLT के इसी फैसले के खिलाफ थी। हालांकि बाद में बैंक ने आरोप वापस लेने का फैसला किया है। तो भैया इस न्यूज़ से आपको जी लर्न की स्थिति अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। यस बैंक की नहीं है, यस बैंक ने तो माफ़ किया है इस चीज़ को, तो वो आपको स्थिति समझ कर चलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे ईडी के दबाव में जिस तरीके से अनिल अंबानी ग्रुप परेशान है, उस हिसाब से आपको आर पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नाजुक स्थितियों तक आते हुए देखने को मिल गए हैं।
और यहाँ पर भी जो चीज़ है वो ईडी के द्वारा जो चीज़ की गई है उसके द्वारा कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, ना कि काम के द्वारा। तो ये भी आप समझ कर चलना। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, रिलायंस इंफ्रा नई दिल्ली के उपभोक्ताओं से लगभग 28,483 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल वसूलेगी। तो ये आप समझ कर चलना। भारत की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली में उसकी बिजली वितरण कंपनियां 28,483 करोड़ रुपए का बकाया वसूल करेगी। ये कदम इस सप्ताह के शुरू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें उनके दावों को सही ठहराया गया है। न्यायालय द्वारा अनुमोदित तंत्र के तहत ये राशि अप्रैल 2024 से शुरू होकर 4 वर्षों में उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी, संबद्ध उच्च विद्युत दरों के माध्यम से। तो ये आप समझ कर चलना। जो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से दिल्ली के उपभोक्ताओं से, जो उसकी अन्य कंपनियां हैं उसके द्वारा जो बिजली वितरण की गई थी उसके पैसों को फिर से वसूलने की स्थिति के साथ आ रही है, जो बकाया है। तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। न्यूज़ बेस्ड चैनल है, न्यूज़ के द्वारा ही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।